से दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले प्रोग्राम में हमने ओबेसिटी यानी मोटापा पर हमने बात की और इसमें डॉक्टर ई शर्मा जी ने काफ़ी चर्चा की कि क्या करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है। आज भी इस विषय को लेकर हम बात करेंगे और क्योंकि ये विस्तार से इस पर हम बात कर सकते हैं और आज हम थोड़ा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मोटापा जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, इस सब पर आज भी हम बात करेंगे। तो दर्शकों, चलिए हम मिल रहे हैं डॉक्टर ईश शर्मा जी से। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं आयुष प्रोग्राम में। और डॉक्टर जी, पिछले प्रोग्राम में काफ़ी इस पर चर्चा हुई, मोटापा को कैसे कम किया जा सकता है, क्या डाइट है, और काफ़ी हमारे दर्शक लोग भी, मेहमान लोग आए थे आपसे प्रश्न पूछने के लिए। और आज भी कुछ और प्रश्न है कि आयुर्वेद में कौन से ट्रीटमेंट है और कौन से औषधि जो है मोटापा घटाने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी आपसे, ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में क्या बताया गया है। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि मोटापा किस प्रकार से मात्र एक बीमारी नहीं है, ये सभी बीमारियों का इनविटेशन कार्ड है। ये सभी बीमारियों को इनवाइट करता है और ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि डायरेक्टली मोटापे से लोगों को लगता है लिंक्ड नहीं है। देखिए, हार्ट डिजीज होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, लिवर प्रॉब्लम होना, ब्रेथलेसनेस होना, ये मोटापे से लगता है डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप बहुत मोटे हैं, अपना वेट कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सांस जल्दी चलेगा, आप जल्दी थक जाएंगे और आपको स्लीप एपनिया हो सकता है। जब आप सोते हैं तो आपकी सांस रुकेगी और बार बार नींद खुलती है, मुंह सूखता है। और हार्ट डिजीज तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपका वेट 10% ज़्यादा है आइडियल वेट से, तो आपके हार्ट को 10% एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। आपका वेट 50% ज़्यादा है तो आपके हार्ट को 50% टाइम ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा थक जाता है। लेकिन ऐसी बीमारियां जिनका लगता है कि डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, किडनी की बीमारियां, आंखों की बीमारियां और ब्रेन डिजीजेस, बोन्स की डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, तो शायद ऐसी कोई बीमारी होगी जो मोटापे की वजह से बढ़ती ना हो या पैदा ना होती हो। तो मोटापा इस प्रकार से हमने पिछली बार बात की कि बहुत ही डेंजरस है और मॉरिशस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक सर्वे के मुताबिक मॉरिशस में करीब करीब 33-34% लोग तो डायरेक्टली बहुत ही ओवरवेट हैं। लेकिन अगर जिनको ओबीज बोलते हैं, हम बीएमआई से बताएंगे कि ओवरवेट और ओबीज में क्या फर्क है। तो लेकिन अगर ओवरवेट को ले लेंगे तो ये परसेंटेज तो 72 से भी ऊपर चला जाता है। यानी कि सिर्फ 28% लोग हैं जो कि नॉर्मल बॉडी वेट के हैं मॉरिशस में। तो इसलिए सभी को इसकी तरफ बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका जेनेटिक मेकअप कैसे होता है, कौन कौन से जीन इसके लिए निर्धारण करते हैं आपको मोटापा होगा कि नहीं, फैमिली में ये कैसे चलता है, और ये सब बात हमने पिछली बार की थी। भोजन कैसे करना चाहिए, ये हमने पिछली बार बताया था मोटापे को कम करने के लिए। उसी पर अभी आगे भी चर्चा हम करेंगे। तो डॉक्टर जी, एकदम ज़रूरी है कि अपना जो वज़न है उसको कंट्रोल में रखें, जी, वरना तरह तरह की बीमारी से आप घिर जाएंगे। हमें ये बताएं कि आयुर्वेद में क्या कोई विशेष औषधि है, कोई विशेष ट्रीटमेंट है ओबेसिटी को कम करने के लिए, मोटापा को घटाने के लिए? जी हाँ, आयुर्वेद में इसका बहुत ही विशेष ट्रीटमेंट बताया है। आयुर्वेद में एक वर्ड आता है चरक संहिता में मोटापा कम करने के लिए, गुरु अपतर्पण। तो गुरु अपतर्पण का मतलब है, गुरु का मतलब होता है अधिक मात्रा में, वैसे गुरु का मतलब होता है भारी, लेकिन यहां पर गुरु का मतलब है अधिक मात्रा में। अपतर्पण यानी कि नॉन नरिशिंग, जो ज्यादा नरिशमेंट ना दे, ऐसा भोजन करना। ऐसा भोजन करना जिसकी मात्रा ज्यादा हो। मोटापे में तो हम कहते हैं भोजन कम करना चाहिए। तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि भोजन की मात्रा अधिक हो सकती है, लेकिन वो नरिशिंग ना हो, यानी कि उसमें दो चीजें ना हो, चीनी और फैट। अब ऐसा क्यों है? आयुर्वेद में 7 धातु बताई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र।
तो जो मेद धातु है ये उसकी बीमारी है। अच्छा। मेद हमारा एक टिश्यू है जिसको हम फैटी टिश्यू बोल सकते हैं, जो बॉडी में फैट है। हाँ। फैटी टिश्यू मेद से होने वाली दो बीमारियां हैं प्रमुख, हाँ। डायबिटीज और मोटापा। अच्छा। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि ये जो धातुओं की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, रस से रक्त बनता है, उससे रस रक्त मांस मेद आगे से आगे बनते हैं। तो मेद अग्नि में आके मोटापे में एक फॉल्ट आ जाता है, तो इस वजह से मेदो अग्नि बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसके आगे नरिशमेंट नहीं हो पाता। अच्छा। आगे नरिशमेंट नहीं होगा तो फिर बोन मैरो शुक्र धातु ये वीक रह जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मोटापे में आयुर्वेद क्या बोलता है कि भूख बहुत अधिक लगती है। अगर वो भूख को बहुत ज्यादा सप्रेस करेगा तो उसको और प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। तो भूख बहुत अधिक लगती है मेद धातु की प्रॉब्लम की वजह से, तो भूख को ऑनर करने के लिए हमें भोजन करना है। तो मोटे व्यक्ति को भोजन करना है, और भूख बहुत लगती है तो आयुर्वेद ने बोला है फिर बहुत भोजन करना है। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भोजन की मात्रा ज्यादा हो सकती है, लेकिन क्या हो, नॉन नरिशिंग, अपतर्पण हो, यानी कि उसमें चीनी ना हो और फैट्स ना हो। अब ऐसा भोजन कौन सा है? ऐसा भोजन है पेट भर के खाइए, सलाद और सब्जियां और फ्रूट जो कि बहुत मीठे नहीं है। बहुत मीठे फ्रूट छोड़ दीजिए, और सलाद और सब्जियां कच्ची खाइए, रॉ सैलेड खाइए, बना के खाइए। लेकिन अगर बनाते हैं तो उसमें तेल घी बटर कम डालना है, नहीं डालना है। तो खूब चीज ये सब डाल देती है तो हाँ जी, चीज नहीं डालना है। मसाले वगैरह डाल सकते हैं, मसाले तो वेट कम करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? ये ज्यादा भोजन करना लेकिन जिसमें कि नरिशमेंट ना हो, जिसमें तेल घी और चीनी ना हो, फायदा कैसे करता है? इसको बोलते हैं नेगेटिव फूड। नेगेटिव फूड मतलब यहां बहुत अच्छा फूड। द ओनली टाइम आफ्टर कोविड व्हेन नेगेटिव इज समथिंग नाइस, है ना? तो वो कैसे? जब हम भोजन करते हैं, बहुत सारा सलाद खा लिया आपने, तो आपका बहुत सारी एनर्जी, आपकी बहुत सारी कैलोरी उस सैलेड को, उन सब्जियों को, फ्रूट्स को तोड़ने में, प्रोसेस करने में, डाइजेशन में लग जाती है। अच्छा। आपकी बहुत एनर्जी उसमें जाती है। लेकिन उस पूरे फूड को प्रोसेस करके भी उसमें से कोई कैलोरी निकल के बाहर नहीं आती हैं, तो इससे हमारी बहुत सारी कैलोरी कंज्यूम हो जाती हैं, मोटापा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हर ऑर्गन पे हल्कापन आता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपने आधा किलो गातो पीमा खाया या आधा किलो कैबेज खाया, तो किससे मोटापा बढ़ेगा? गातो पीमा से, क्योंकि उसमें बहुत तेल है, वो डीप फ्राइड है ना? तो इसीलिए अगर आप ऐसा भोजन करते हैं जिसमें तेल घी नहीं है, फैट नहीं है और चीनी नहीं है, वो उसको बोलते हैं नेगेटिव फूड या गुरु अपतर्पण। वो वेट कम करता है। और आयुर्वेद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है वेट कम करने के लिए, भोजन करने से 15-20 मिनट पहले गर्म पानी पीना वेट कम करता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कई बार बोला, दोबारा रिपीट करता हूं। भोजन करने से पहले पानी पीना अमृत है। भोजन करने के साथ में पानी पीना औषधि है, दवाई है। अब भोजन कर रहे हैं, साथ में पानी का सिप भी ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, वो मेडिसिन का काम करता है, बहुत अच्छा है। परंतु भोजन करने के बाद में पानी पीना विष, पॉइजन का काम करता है। मतलब कि भोजन खाने के तुरंत बाद, भोजन खाने के तुरंत बाद अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर खूब सारा पानी पीते हैं तो वो पॉइजन का काम करता है, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में विष है जल। तो इसीलिए मोटापा कम करने के लिए भोजन से पहले पानी पीजिए। पिछली बार बोला था भोजन को धीरे धीरे खाइए। मोटे लोग क्या करते हैं, अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं होता, वो भोजन बहुत जल्दी करते हैं। वो चबा चबा के नहीं खाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उनको पता है कि हमारा सर्कैडियन क्लॉक चल रहा है, हमारे पास खाने के लिए ये 12-15 मिनट हैं, इसमें जितना अधिक अंदर डाल लेंगे उतना फायदा है। तो अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड से वो उसी 15-20 मिनट के सर्कैडियन क्लॉक के टाइम में बहुत सारा भोजन अंदर डाल लेते हैं। इसको रोकना है, इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग करना है आपको। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है आराम से भोजन को देखकर, एप्रिशिएट करके उसको देखिए, टच कीजिए, स्मेल कीजिए। उस टाइम ओवर स्मार्टली मल्टीटास्किंग मत कीजिए कि मैं तो बहुत बिजी हूं तो भोजन करना एक टाइम वेस्टेज है, तो क्यों ना मैं एक बिजनेस मीटिंग कर लूं, और क्यों ना मैं टेलीविजन देख लूं, क्यों ना मैं कुछ इंटरनेट पर देख लूं, है ना? मैं आंखों से थोड़ी भोजन कर रहा हूं,
मेरा मुंह भोजन को चबाता रहेगा और मैं टीवी देखता रहूंगा, ये विचार बहुत बहुत घातक है। आपको आंखों से भी भोजन करना है, आंखों से भोजन को अप्रिशिएट करना है। जितना आपका कंसंट्रेशन भोजन पे रहेगा, माइंडफुल ईटिंग रहेगी, धीरे धीरे खाना खाएंगे, आप भोजन को अप्रिशिएट करेंगे, उतना अच्छा डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे, उतना अच्छा आपका हाजमा रहेगा, उतनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, मोटापा कंट्रोल में रहेगा। धीरे धीरे भोजन करेंगे, लास्ट टाइम बोला था, तो अंततोगत्वा आप कम भोजन पेट में डालेंगे, अपने आप ये फास्टिंग, थोड़ी सी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। तो बहुत अच्छा डॉक्टर जी आपने बताया कि ज़रूर इन लोगों, हमारे दर्शकों को याद रखना चाहिए कि पानी 1 घंटा पहले पी लीजिए या 15 मिनट गर्म पानी पी लीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं और 1 घंटे के बाद ही ये पानी लेना है। और खाना भी धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है। डॉक्टर जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैसे किसी को पता चले वो मोटा हो रहा है या ओबेसिटी उसको आने लगे, मतलब कि ओबेस हो रहा है? देखिए, इसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड है बॉडी मास इंडेक्स। क्योंकि केवल किसी का वेट पूछ लेना इज नॉट सफिशिएंट। आपने किसी का वेट पूछा, उसका वेट है 100 kg, तो आप ये नहीं कह सकते अरे 100 किलो तो बहुत ज्यादा है, वो तो कितना मोटा होगा। मे बी ही इज 6.5, अच्छा, उसकी हाइट इतनी है ना। वहीं पर आपने किसी का वेट पता किया कि किसी का वेट है 55 kg, किसी गर्ल का वेट कितना है 55, ये तो बहुत ब्यूटीफुल वेट है, कितना अच्छा वेट है 55, बट शी कुड बी वेरी स्मॉल, शी कुड बी 4.5, तो 55 वेट भी बहुत ज्यादा है उसके लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये कैलकुलेट करके निकलता है बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। अगर ये आपका 20 से कम है और एशियन कल्चर्स के लिए 18.5 से कम है तो बोलते हैं अंडरवेट, और 18.5 टू 24 बोलते हैं नॉर्मल, और कुछ यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के लिए 20 to 25 नॉर्मल बोलते हैं। फॉर ईज हम चलिए 20 to 25 नॉर्मल मान लेते हैं। अब अगर आपका बीएमआई 20 to 25 है तो नॉर्मल है, 25 to 30 है तो ओवरवेट है, अच्छा, 30 से ऊपर है तो ओबेज है, ओबेसिटी है, 30 to 40 ओबेसिटी है। अगर 40 से अधिक है तो मॉर्बिड ओबेसिटी, यानी कि घातक प्रकार का मोटापा जो कि डायरेक्टली आपकी जान को खतरा है, अगर आपका बीएमआई 40 से अधिक है। अब 20 to 25 नॉर्मल है, लेकिन हमें 25 के आसपास में खुश नहीं होना कि हमारा तो 24.5 है या 24 है, आपको टारगेट करना है 21 का। तो कैसे उसको आपकी हाइट के अनुसार कैसे उसको कैलकुलेट? जी हाँ, कैलकुलेशन का तरीका हमने बताया, आपका वेट इन किलोग्राम्स, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अच्छा, यानी कि अगर आपका वेट मान लीजिए 80 किलोग्राम्स है और आपकी हाइट जो है मे बी 1.5 मीटर्स है, 1.5 मीटर्स, तो 1.80 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ऐसे करके 80 डिवाइडेड बाय 2.25 ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका बीएमआई कितना आया। अच्छा, ये इसका तरीका है। तो आपने बताया 20 से 24, 20 to 25 नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन हमें टारगेट करना चाहिए 21 के आसपास अगर रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे। और थोड़ा सा जो है पता चले कि आप मोटे हो रहे हैं 25 to 30, 25 to 30, 25 के आसपास में आती फिर आप ओवरवेट हो गए। 30 प्लस को मेडिकली बोलते हैं ओबेज, आप ओबीज हैं। और तो इसलिए वो ओबेसिटी तक नहीं जाना, आपको 25 के आसपास पहुंच के ही अलर्ट हो जाना है, और अदर 23, 24 पर भी अलर्ट रहना, उसको खींच के 21 तक लेकर आना है। 21 पे रहेंगे तो ऑल लाइफ आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा डॉक्टर जी, ये कुछ आयुर्वेद में कुछ ऐसे जो है पत्ते हैं या कुछ ऐसे जो औषधि है जो प्रयोग करके हम कम कर सकते हैं, पेट को घटा सकते हैं, वेट को कम कर सकते हैं? जी हाँ, आयुर्वेद बोलता है पथ्ये सति गदार्तस्य की औषध निषेवणी, यानी कि जो पथ्य का सेवन करता है, यानी कि जो एक प्रॉपर रेजीम फॉलो करता है, पथ्य का पालन करता है, उसको क्या दवाई देना। अच्छा, यानी कि अगर आप खाने पीने में रेगुलर है, माइंडफुल ईटिंग करते हैं, स्लो ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते, बिना भूख के खाना नहीं खाते, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और भोजन के बाद पानी नहीं पीते, ये तो भोजन की बात हो गई। और लाइफस्टाइल में आप प्रॉपर
एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, 150 मिनट पर वीक आप एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रॉपर वॉक करते हैं जो आपके बॉडी अलाउ करती है, जॉगिंग है या पावर एक्सरसाइजेज हैं, जो आपका रूटीन है, जो आपकी फिजिक है, जो आपकी कंडीशन है, उसके हिसाब से 150 मिनट पर वीक आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस नहीं करते, एडिक्शन कोई नहीं है आपको, एल्कोहल का और स्मोकिंग का कई तरह का एडिक्शन नहीं है आपको, तो फिर आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी इतना कुछ करके भी, क्योंकि कुछ लोगों को फिर भी पूरा कंट्रोल नहीं हो पाता या उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है, क्योंकि हमने पिछली बार बताया था कि लाइक करीब करीब 30% ऐसे जीन्स होते हैं आपके अंदर जो कि बहुत प्रयास के बाद भी आपका मोटापा उतना कम नहीं हो पाता। कुछ लोग बोलेंगे कि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों का वेट बहुत अधिक था, हम दोनों ने ट्राई किया, दोनों ने भोजन कम किया, दोनों ने सेम एक्सरसाइज की, उसका वेट तो कम हो गया, मेरा उतना कम नहीं हुआ या कम ही नहीं हुआ, बिकॉज दोनों के जीन्स अलग हैं। 30% केसेस में बहुत एक्सरसाइज करके, बहुत डाइटिंग करके भी कम रिजल्ट आता है। कुछ तो आता है पर कम आता है। अगर आपके जीन्स फेवरेबल हैं तो आपको अधिक रिजल्ट आएगा। अब जो आयुर्वेद में दवाइयां बताई गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, दवाइयों से पहले मैं एक बार फिर बोलूंगा, भोजन और दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस ना करना, एडिक्शन ना करना, है ना, योगा प्राणायाम वगैरह करना, वो सब। अब आते हैं दवाइयों पर। दवाइयों पर जो बहुत ही पॉपुलर हैं, आज हमने आपके सामने लाके रखी हैं, ये 3 प्रकार की औषधियां हैं जो कि सबको सर्वसुलभ हैं, सबको अवेलेबल हैं। ये तीनों मोटापा कम करने में बहुत मदद करती हैं। ब्लैक पेपर है यहाँ पर, ये हमारा आपका जिंजर है, ड्राई जिंजर है, और ये त्रिफला, ये ड्राई जिंजर है, ये त्रिफला। हाँ। तो ये 3 जादुई औषधियां हैं जो कि आप सबके घर में अवेलेबल हैं। थोड़ा ध्यान से अगर आप इसको लेंगे तो मोटापा ही नहीं, क्योंकि मोटापा तो हर बीमारी का इनविटेशन कार्ड है, तो बहुत सारी बीमारियों से आप अनजाने में ही छुटकारा पा सकते हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच रख सकते हैं। ब्लैक पेपर इज द बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर, यानी कि आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को, आपके जो कुछ आप अच्छा अच्छा खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करना, जो कि आयुर्वेद में बोला अग्नि को बढ़ाना। आपकी अग्नि को बढ़ाने में ब्लैक पेपर बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो ब्लैक पेपर वेट कम करने में बहुत मदद करता है। आपको क्या करना है, जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत ब्लैक पेपर शायद आप डालते होंगे, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इतना भी ना बढ़ाएं कि आपको बहुत कड़वा लगे और खाया ना जाए। अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। थोड़ा सा भोजन में बढ़ा लीजिए ब्लैक पेपर को। सेकंड इज जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर जो है। अब ये ड्राई जिंजर है, ड्राई जिंजर पाउडर, जिसको बोलते हैं शुंठी, सौंठ बोलते हैं, सौंठ। ड्राई जिंजर फ्रेश जिंजर के मुकाबले में 6 गुना अधिक पावरफुल होता है, क्योंकि फ्रेश जिंजर में रहते हैं जिंजेरॉल, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिंजेरॉल्स, इसमें रहते हैं शोगोल। तो जब जिंजर ड्राई हो जाता है तो उसके जिंजेरॉल कन्वर्ट हो जाते हैं शोगोल में। शोगोल एक और फाइटोकेमिकल है। अब शोगोल जो है, जो इसमें है, वो जिंजेरॉल से 6 गुना अधिक पावरफुल है। तो ड्राई जिंजर को अवश्य खाइए, फ्रेश जिंजर को भी यूज कीजिए। आयुर्वेद बोलता है फ्रेश जिंजर फूड है और ड्राई जिंजर मेडिसिन है। तो मेडिसिन तो प्लेट भर के नहीं खाई जाती, है ना। आप चावल तो इतना सारा भर के खाते हैं, लेकिन दवाई तो 2 गोली खाते हैं। तो दवाई वो होती है जो कम मात्रा में बहुत तेज असर करती है, और भोजन बहुत सारा लेना पड़ता है। तो भोजन में ड्राई जिंजर को भी यूज कीजिए, फ्रेश को भी यूज कीजिए, और फ्रेश जिंजर के साथ में ड्राई जिंजर को जहां जहां आप यूज कर सकते हैं भोजन में, आप सौंठ को अवश्य अवश्य डालिए। ये मोटापा कम करने में बहुत कमाल की मेडिसिन है। और लॉन्ग पेपर जो कि अभी हमने यहाँ पे नहीं रखा, उसके साथ मिलकर इनको बोलते हैं त्रिकटु, 3 पंजेंट, द 3 पंजेंट, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर एंड लॉन्ग पेपर, इन तीनों को बोलते हैं त्रिकटु। तो ये आपके जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, आयुर्वेदिक मेडिक्लिनिक्स हैं 6 बिग हॉस्पिटल्स में, वहां पर आपको ये औषधि मिल जाएगी। एंड थर्ड है त्रिफला। त्रिफला वेट कम करने में क्लिनिकली प्रूवन है। आपको क्या करना है, ये त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट की खान है। आयुर्वेद में बोला गया है कि इनिशियल डायबिटीज के लिए आंवला और हल्दी, ये 2 चीज बेस्ट हैं। तो इसमें आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो इसको दुनिया जानती है कि त्रिफला बेस्ट है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेस्ट है, मोटापा कम करने के लिए बेस्ट है। करना क्या है आपको, त्रिफला आपको रात को सोते हुए
आपको गर्म पानी के ग्लास के साथ में वार्म, मोर देन वार्म वाटर, नॉट बॉइलिंग वार्म, नॉट बॉइलिंग एग्जैक्टली, बॉइलिंग हॉट, बट मोर देन वार्म, ऐसे पानी के साथ में एक बड़ा चम्मच भर के त्रिफला पाउडर आप खा लीजिए रात को सोते हुए। मतलब कि खाकर उससे पानी पी लीजिए। जी हाँ, ये मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लीजिए, या पानी में भी या पानी में बीट करके इसको पी लीजिए। त्रिफला और भोजन में अधिक मात्रा में लिया हुआ ब्लैक पेपर और ड्राई जिंजर, ये तीनों मोटापा कम करने में बहुत बहुत इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर आप खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग कुछ नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो ये तीनों को लेने का फायदा नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद बोलता है पथ्य असति गदार्थस्य के मोशन निषेवणे, यानी कि पथ्य नहीं करने वाले को भी क्या दवाई देनी। पहले बोला पथ्य करने वाले को क्या दवा देना, जो पथ्य करेगा उसको दवा की आवश्यकता नहीं है। बाद में बोला पथ्य असति, पथ्य का पालन न करने वाले को दवा देने का लाभ नहीं है, फायदा नहीं है। तो पथ्य कीजिए जो बताया, माइंडफुल ईटिंग कीजिए, और साथ में ये औषधियां भी लेना स्टार्ट करें। जी। अच्छा डॉक्टर जी, आपने बता दिया कि कैसे जाने कि मोटा हो रहे हैं, ओबेस हो रहे हैं, फिर आपने ये औषधि बताई। डॉक्टर जी, अब हम आते हैं कैसे मोटापा को योगासन द्वारा इसको घटा सकते हैं। क्या कोई विशेष योगासन है जिससे मोटापा कम किया जा सकता है? जी हाँ, मोटापा कम करने में योगासन का बहुत बहुत लाभ है। बहुत लाभदायक रहता है। आप अभी योगासन में एक प्रॉब्लम क्या है कि अष्टांग योग जो है आयुर्वेद में जो, और इंडियन ओरिएंटल विजडम में जो आता है, इंडियन ओरिएंटल विजडम जो है उसमें योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तु, म्यूजिक, पेंटिंग, मार्शल आर्ट, डांस, ये सब को क्या बोलते हैं? फाइन। हाँ, ये सब ये ओरिएंटल विजडम है। अच्छा, ओरिएंटल नॉलेज है ये, ओरिएंटल जो इंडिया से निकली है। तो अभी इसमें से जो योगा है, जब से योग हमारा ये अमेरिका वगैरह से, यूरोप से होकर आया, तब से ये योग योगा बन गया। अच्छा, योगा, हाँ, ये बना तो योग ही बोलते हैं। ये योग है। अब योग में भी क्या हो गया कि अगर पूरी दुनिया योग का पालन कर ले तो पूरी दुनिया में वॉर, बीमारियां, हर तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि योग इज नॉट योगासन ओनली, योग अष्टांग योग है। उसमें सबसे पहले आता है यम और नियम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले, हाउ शुड यू बी बिहेविंग विद अदर्स, तो वॉर नहीं हो सकते। एंड फिर नियम, खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन क्या है आपका, आपको गुस्सा नहीं करना वगैरह वगैरह, आपका सेल्फ कंट्रोल आपका होना चाहिए। तो यम, नियम, फिर आता है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आसन जो है वो लोगों को भी इजी लगने लग गया। अष्टांग योग को कर दिया योगा, और योगा का मतलब है ऐसे ऐसे हाथ करना, हाथ पैर ऊपर नीचे करना, वो योगा हो गया। बाकी 7 को तो हम भूल गए। लेकिन चलिए, अभी पूरा योगा लोगों को पढ़ाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, जो योगासन है उसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमर्शियल कर दिया, और बहुत टू साउंड डिफरेंट, अलग होने के लिए उन्होंने अलग अलग कर दिया। कोई बर्फ में योगा कराता है, कोई स्वेटिंग में योगा कराता है, हॉट योगा कराता है, कोई वेट के साथ डंबल पकड़ा के योगा कराता है, पावर योगा, कोई पानी में कराता है। तो जस्ट टू साउंड डिफरेंट कि आई एम डिफरेंट, लोगों ने बहुत सारा, जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों को आकर्षित करने के लिए, जी उनको आकर्षित करने के लिए इसको बहुत ही डिफ्यूज और बहुत ही डिसओरिएंट कर दिया। अच्छा। अभी कई बार पेशेंट को या एक आम आदमी को समझ में नहीं आता कौन सा योगा करे, कौन से योगा स्कूल अच्छे हैं, कौन से योगा गुरु अच्छे हैं। ये दुविधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, 2016 में जब इंटरनेशनल योग डे डिक्लेयर हुआ, 21 जून हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस होता है। तो 180 कंट्रीज को फॉलो करते हैं दुनिया में, 180 कंट्रीज। तो 180 कंट्रीज के लिए आयुर्वेद और योगा का जो हमारा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है आयुष, विच रेगुलेट्स आयुर्वेद एंड योगा, उन्होंने क्या किया, एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया, CYP, कॉमन योगा प्रोटोकॉल। अभी ये 45 मिनट का है, और ये किसी स्कूल से, किसी धर्म से, किसी गुरु से, किसी सेलिब्रिटी से प्रभावित नहीं है। उन्होंने इसको साइंटिफिक रखा। ये बहुत बहुत साइंटिफिक है और बिल्कुल न्यूट्रल है। इसको बिल्कुल न्यूट्रल रखा, और 180 कंट्रीज इंटरनेशनल योगा डे पर
एक साथ इसी योगा प्रोटोकॉल को करते हैं, कॉमन योगा प्रोटोकॉल को पूरी दुनिया फॉलो करती है। आप भी गूगल कर सकते हैं, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का कॉमन योगा प्रोटोकॉल 45 मिनट का है, बहुत इजी है, मोटापा कम करने में बहुत प्रभावित है, रोज कर सकते हैं, बहुत प्रभाव रखता है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। फिर आपकी जो एज है, आपकी जो सिचुएशंस हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी बीमारियां हैं, आपके बोन एंड जॉइंट की कंडीशन है, आपका बॉडी वेट है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी एडेप्टेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद सभी जानकारियों के लिए। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे हमारी ओर से। नमस्कार। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त करें आयुष प्रोग्राम। आशा करते हैं इस प्रोग्राम से काफ़ी आपको लाभ हुआ होगा, और जो लोग मोटे हैं, पतले होना चाहते हैं, तो ज़रूर इन बताए हुए जो खान पान है, योगासन है, उसको अपना कर अपने शरीर को आप स्वस्थ रखेंगे और सुडौल पतले होंगे। और जो लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग मोटे हो जाएं, तो आप हमारे बताए हुए जो मतलब कि डॉक्टर जी ने जो कुछ बताया उस पर आप विचार कीजिए और अच्छी तरह से खाइए। खान पान को आप उसको नियंत्रण में रखें, व्यायाम करें, तनाव से दूर रहे, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और पतले। और कहते हैं ना, स्वास्थ्य है तो जहान है। तो एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम मिलेंगे हमारी ओर से। नमस्ते।